सबसे पहले मैं अमर आप सभी का सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब। कल की क्लास में हम लोग प्रत्यक्ष करों को देखने के क्रम में हमने कई सारे नए करों की बात की, हमने कई विविध प्रकार के करों की बात की, जैसे कि पूंजी लाभ कर क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दोनों में क्या विविधता अंतर होता है, इसके बारे में हमने समझा। इसके अलावा हमने देखा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी ये क्या होता है। हमने ये भी देखा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी ये क्या होता है। आगे हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनियां किस प्रकार से, एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से अपने लाभ को बनाए रखने के लिए या ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करने के लिए किस तरह से प्रॉफिट शिफ्टिंग करती है, किस तरह से वो अपने हेडक्वार्टर को ही चेंज कर देती है, जिसको हमने समझा था कि इसे क्या कहते हैं, बेस इरोजन। ठीक, इसी कंटेक्स्ट में जब हम आगे बढ़े थे तो हमने पढ़ा कि भारत में गूगल टैक्स या जिसे हमारे देश में इक्विलाइजेशन लेवी कहा जाता रहा है, ये क्या था। इसके अलावा हमने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की संकल्पना को भी समझने का प्रयत्न किया था कि आखिर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की संकल्पना है क्या। वैश्विक स्तर पर कंपनी को 15% टैक्स देने के लिए मजबूर करना, चाहे जहां भी। ठीक ना, इससे क्या हो जाएगा कि वो जो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग करके कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहती हैं, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आया। तो चलिए इसी कंटेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नए करों की बात करते हैं। इसी में सबसे प्रमुख कर है जिसकी चर्चा पिछले पूरे साल बहुत ज्यादा रही। इस कर का नाम था भारत में आभासी परिसंपत्तियों पर लगने वाला। भारत में आभासी परिसंपत्तियों पर लगने वाला कर, डिजिटल लिख लीजिएगा, आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर लगने वाला कर। किसको कहते हैं आभासी डिजिटल परिसंपत्ति, जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा रखा है। आभासी डिजिटल परिसंपत्ति क्या हुआ, पिछले साल के बजट में यानी कि बजट 2022-23 में हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की क्या कि हम भारत में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर लगाने वाले हैं। ये आभासी डिजिटल परिसंपत्तियां हैं क्या, इनके अनुसार या फिर भारत में जो ये संकल्पना चलती है इसके अनुसार जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हो गई, क्रिप्टो करेंसी बहुत डिटेल में पढ़ाया है आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी, आई होप आप लोगों को याद होगा। बिटकॉइन हो गया, जैसे कि इथेरियम हो गया, जैसे कि डोजी कॉइन हो गया, जैसे कि शिबा इनू हो गया, जैसे कि डिसेंट्रलैंड हो गया, जैसे कि माना हो गया, जैसे कि लूना हो गया, ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग तरह के क्रिप्टो करेंसीज हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्यों, क्योंकि ये आपके हाथ में तो आप फील थोड़ी कर सकते हैं, आप बिटकॉइन हाथ में थोड़ी ले सकते हैं, तो इस कारण से क्या है, ये आभासी है। टर्म का मतलब समझ में आ रहा, आभासी। क्यों, इथेरियम एक करेंसी के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन आप उसको हाथ से छू कर थोड़ी देख सकते हैं, जैसे आप अपने 10 रुपए के सिक्के को छू सकते हैं वैसे आप उनको नहीं छू सकते। तो इस कारण से क्या सब यूज किया गया है, आभासी। क्रिप्टो करेंसीज जो भी है सारी आभासी है। दूसरा डिजिटल है, क्यों, क्योंकि ये तकनीकों के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बस हो रहा है, तो इसीलिए इनको दूसरा क्या टर्म यूज किया गया, डिजिटल। ठीक ना। और तीसरा शब्द परिसंपत्ति, क्यों, क्योंकि परिसंपत्ति कई लोग इनमें निवेश करते हैं इस उद्देश्य से कि कल इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। आप लोगों को दिखाया था मैंने कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये सब करेंसी के रूप में कम यूज होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में ज्यादा यूज होते हैं, यानी कि निवेश के उपकरण के रूप में इनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। तो अब अगर कोई चीज जो निवेश के रूप में प्रयुक्त हो उसे तो परिसंपत्ति ही कहेंगे ना। में देखिए बिटकॉइन का प्राइस 5 साल में क्या रहा है, देखिए पिछले 5 साल में कहां से कहां भागा है।
देख 2,60,000 से आज 21,83,000 पर पहुंचा हुआ है एक बिटकॉइन का प्राइस। तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, जब मैं क्रिप्टो करेंसी पढ़ा रहा था, मैं उस टाइम भी बताया था कि लेन देन के एक्सचेंज के रूप में तो ये कम ही प्रयोग होते हैं, मुख्यतः इनका प्रयोग होता है क्या, लोग निवेश करने के पर्पस से, लोग इनमें पैसा लगाते हैं इस उम्मीद से कि कल कोई आएगा जो उनसे भी ज्यादा पैसा देकर इनको खरीदेगा। बट ऑब्वियस है, हम जमीन भी इसलिए तो खरीदते हैं ना कि कल जो कोई आएगा वो इससे ज्यादा पैसा देकर इस जमीन को हमसे खरीद ले जाएगा। हम सोना में निवेश किस लिए करते हैं, इसलिए कि आज इसकी कीमत अगर 60,000 है तो भविष्य में इसकी कीमत 1,00,000 भी पहुंचेगा, इसीलिए ना हम निवेश करते हैं इन चीजों में। तो इन्हें क्या कहते हैं, हम परिसंपत्ति कहते हैं। जिन चीजों में भी ऐसे निवेश होता है उन्हें हम परिसंपत्ति कहते हैं। अब समझ में आया क्यों जो है वो ये टर्म यूज किया गया है आभासी, क्यों, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, मतलब इसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं। डिजिटल क्यों, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी के रूप में है। और तीसरा शब्द जो यूज किया गया है वो है परिसंपत्ति। परिसंपत्ति यानी कि क्यों, क्योंकि हम इसको निवेश के पर्पज से प्रयोग करते हैं। तो भारत सरकार ने या फिर भारत के वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री ने 2022-23 के बजट में पहली बार इस बात को रखा कि हम भारत में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर करारोपण करने वाले हैं। इससे पहले भारत में इन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। आपने मान के चलिए एक बिटकॉइन जो है वो खरीदा, वही क्या बोलते हैं 2 लाख 5 लाख का खरीदा, 2 साल में बढ़कर अगर मान के चलिए वो 25 लाख भी हो गया, आप आराम से बेचिए, उसका प्रॉफिट लीजिए, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन क्या किया फिर भारत सरकार ने कहा क्या कि अब हम डिजिटल परिसंपत्तियों पर भी टैक्स लेंगे। देखना, डिजिटल संपत्ति में केवल क्रिप्टो करेंसीज ही नहीं आती है, आपको बताया था ना एनएफटीज भी आती है, नॉन फंजिबल टोकन, ठीक ना, या ऐसा कुछ भी जो कि आभासी हो, जो डिजिटल फॉर्म में हो और जिसे परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो। इसीलिए तो देख रहे हैं ना, सरकार ने एक ब्रॉडर टर्म लिखा। सरकार सीधे लिख सकती थी क्रिप्टो करेंसी, या सरकार सीधे लिख सकती थी एनएफटी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं लिखा। सरकार ने एक ब्रॉडर टर्म लिखा, आभासी डिजिटल परिसंपत्ति, यानी कि अब कुछ भी हो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। एनएफटी मैंने बताया था ना, दिखाया था ना कि अमिताभ बच्चन ने एनएफटी खरीद रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एनएफटीज में निवेश करते हैं। नॉन फंजिबल टोकन पिछली क्लासेस में देखिएगा, पूंजी बाजार में बहुत डिटेल में समझाया था नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक। तो अब जरा समझते हैं कि भारत में इन पर किस तरह के कराधान की बात की गई। सबसे पहला पॉइंट, भारत में वित्त मंत्री ने क्या कहा, वित्त मंत्री ने कहा कि आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के लेन देन पर आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के लेन देन से उत्पन्न लाभ पर 30% टैक्स लगेगा। पहला पॉइंट तो कि अगर कोई भी लाभ उत्पन्न हो रहा है आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के लेन देन से, तो उस पर सीधे सीधे कितना लग जाएगा, 30% टैक्स। यहां तक बात समझ में आ रहा। दूसरा पॉइंट जो इसके अंतर्गत कहा गया वो ये कहा गया कि इस पूरी व्यवस्था में लाभ का हानि के साथ कोई समायोजन नहीं होगा। कोई समायोजन नहीं होगा। सर ये पॉइंट का मतलब नहीं समझ में आया, सर कहना क्या चाह रहे हैं, सर क्या कहना चाह रहे हैं बताता हूँ। जैसे अभी क्या होता है, अगर मान के चलिए मैंने एक साल में 10 शेयर खरीदे, 10 कंपनियों के शेयरों में मैंने निवेश किया, ठीक, और 10 कंपनियों के शेयर मैंने एक साल के अंतर्गत ही बेच दिए। तो आप लोगों को कल ही पढ़ा रखा है कि शेयर में एक साल से कम अवधि में यदि बेच दिया जाता है तो उस पर क्या लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लघु अवधि पूंजी लाभ कर लगता है। कल की क्लास में पढ़ा दिया है, एक साल से
तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 शेयर मैंने खरीदे और 10 के 10 शेयर मान के चलिए मैंने 1 साल से कम अवधि में ही बेच दिए, साल से कम में ही बेच दिए। अब एक बात बताइए, इसमें से हो सकता है 5 शेयरों पर मुझे प्रॉफिट हुआ हो, मैं ऑन एन एवरेज ले रहा हूं, शेयरों पर प्रॉफिट हुआ हो, और 5 शेयरों पर मैंने लॉस में रहा हूं, मैं हाँ 5 शेयर ऐसे थे जिनको मैंने जिस प्राइस पर खरीदा था उससे ज्यादा प्राइस पर मैंने बेचा, और 5 स्टॉक ऐसे थे हैं जिनको जिस प्राइस पर मैंने बेचा उससे, जिस प्राइस पर मैंने खरीदा था उससे कम में बेचने पर मैं मजबूर हुआ, यानी कि 5 शेयर्स को मैंने किस में बेचा है, लॉस में बेचा है। अब जरा कहानी को समझिए, तो मेरे ऊपर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था ना, एसटी सीजीटी, कल की क्लास में बता रखा है, अल्पकालीन पूंजी लाभ कर, तो वो क्या किया जाएगा, इन दोनों का वो निकाला जाएगा कि टोटल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या टोटल मुझे कितना लॉस हुआ है। अगर टोटल मुझे लॉस हुआ है तब कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब मान के चलिए 5 शेयरों में से जो है वो कम हुआ और 5 शेयरों में हानि ज्यादा हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक ना। तो मेरे ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा कि 5 में जिनमें प्रॉफिट और 5 जिनमें लॉस, इन दोनों के बेसिस पर लगाया जाएगा, ठीक ना। यहां तक बात समझ में आ रही है। इस एग्जांपल के रूप में समझिए ना कि इन 5 शेयरों में मुझे प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, ठीक, और 5 शेयरों में जो मुझे लॉस हुआ वो हो गया मान के चलिए 3.5 लाख का। तो मेरा नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, 1.5 लाख का हुआ, तो मेरे ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 1.5 लाख पर। यहां तक बात समझ में आ रहा। अगर मान के चलिए मेरा लॉस जो है वो अगर हो जाता कितने पर, कितने का हो जाता, मेरा लॉस अगर हो जाता 6 लाख का, तो मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि मैं तो नेट 1 लाख के लॉस में हूं ना, तो मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहां तक कहानी समझ में आ रही। इसको कहा जाता है लाभ का हानि के साथ समायोजन। लेकिन डिजिटल परिसंपत्ति के संदर्भ में क्या लिखवाया है आपको कि लाभ का हानि के साथ कोई समायोजन नहीं होगा। जैसे कि अगर मान के चलिए मैंने 2 कॉइन्स में निवेश कर रखा है, 2 क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रखा है, जैसे मान के चलिए मैंने बिटकॉइन एक तो खरीद लिया और एक तो मान के चलिए मैंने इथेरियम खरीद लिया, ठीक ना। मान के चलिए बिटकॉइन में मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ और इथेरियम में मुझे 2 लाख का नुकसान हुआ, 2 लाख का नुकसान, यहां लाभ। तो सरकार बोलेगी क्या, सरकार बोलेगी, सरकार बोलेगी क्या कि नुकसान हुआ उसके बारे में हम थोड़ी जानते हैं, यहां तुमको प्रॉफिट हुआ है ना 5 लाख रुपया, तो ऐसा करो क्या कि इस 5 लाख का 30% हमें दे दो टैक्स के रूप में। कर समझ में आया, पॉइंट समझ में आया। शेयरों में क्या हो रहा था, प्रॉफिट का लॉस के साथ समायोजन हो रहा था, यहाँ कोई समायोजन नहीं, अगर लॉस हुआ है तो आपका, अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमें 33% टैक्स दे दो। बात समझ में आ रहा। तो ये है दूसरा पॉइंट इससे संबंधित, समझ में आया दया जी ये, हाँ, कि यहाँ कोई समायोजन नहीं हो रहा है, ठीक। जैसे वहां समायोजन हो रहा था ना प्रॉफिट और लॉस का, यहाँ कोई समायोजन नहीं होगा। अगर आपका लॉस हुआ है तो वो आप अपना झेलिए, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया, अरे इसमें प्रॉफिट है 30% तुरंत दो, ठीक। तो ये भी दूसरा पॉइंट है आभासी डिजिटल परिसंपत्ति से रिलेटेड। तीसरा जो पॉइंट वो ये देखिए, तीसरा पॉइंट क्या इससे संबंधित था कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो बाद में पता चलेगा ना। ये बोल दिया गया है कि अगर कोई डिजिटल परिसंपत्ति खरीद रहा है, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का यदि डिजिटल परिसंपत्ति खरीदने के लिए भुगतान कर रहा है, किसी भी प्रकार का डिजिटल परिसंपत्ति के लिए भुगतान भुगतान पर एक निश्चित धनराशि के ऊपर 1% का टीडीएस कटेगा। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है टीडीएस किसे कहते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, स्रोत के ऊपर कर का
और कर काट लेना, इसको क्या कहते हैं, टीडीएस कहते हैं। अब देखिए पूरे सिस्टम में क्या कर दिया गया, मान के चलिए आपको पता है ना क्रिप्टो करेंसी वगैरह खरीदने से संबंधित कई सारे प्लेटफॉर्म थे, जैसे कि आप लोगों ने कुछ का नाम सुना होगा, पिछले साल खूब कर रहे थे ये, जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह सेलिब्रिटी वगैरह खूब ऐड कर रहे थे, ठीक ना। आप लोगों ने सुना होगा कॉइन BCX, आप लोगों ने सुना होगा वजीर एक्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा बाइनेंस, ये सारे कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स थे जो क्रिप्टो करेंसीज में निवेश के लिए ब्रोकर का काम करते थे। सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि अच्छा ये आदमी जा रहा है ना तुम्हारे प्लेटफॉर्म से खरीदने के लिए, अगर ये 1 लाख का अगर खरीदेगा ना क्रिप्टो करेंसी, तो तुम इसको 1 लाख का क्रिप्टो करेंसी नहीं दोगे, तुम इसे कितना का दोगे, तुम इसे 99,000 का ही दोगे। क्यों? क्योंकि तुमको 1% काट कर हमें देना है टीडीएस के रूप में। बात समझ में आया? सरकार क्या कह रही है कि तुम्हें हमें काट के देना होगा 1% टीडीएस के रूप में। हाँ, बाद में हम देखेंगे, बाद में देखेंगे अगर क्या कि बिल्कुल सब में अगर लॉस में ही रहा ये, तो हम क्या करेंगे, इसका सारा जो है वो टीडीएस जितना भी कटा था हम वो वापस कर देंगे, और अगर इसको प्रॉफिट हुआ था तो वो जो 30% इसको हमें देना था ना, उसके साथ हम इसको वो कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। 30% देना है ना प्रॉफिट में, तो 30% में से वो एडजस्ट करवाएंगे इस चीज को, ठीक। तो सरकार ने ये भी बोल दिया क्या कि एक सीमा के ऊपर का अगर आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म को क्या करना होगा, 1% टीडीएस काटकर सरकार को देना होगा। देखिए इसके 2 फायदे थे। पहला तो वही, पहला फायदा सरकार को ये पता चलता रहेगा कि कौन आदमी कितना खरीद रहा है, कौन से जगह पर निवेश कर रहा है, सरकार को सारी जानकारी मिलेगी। अरे सिंपल सी बात है, 1% अगर उसके पास जा रहा है तो इससे सरकार को नहीं पता चल जाएगा हाँ कि अमर जी ने कितना बिटकॉइन खरीदा है और किस प्राइस पर खरीदा है, उसको तो तुरंत पता चल जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, इससे अल्पकालीन जो है वो सरकार को धन की भी प्राप्ति हो जाएगी, अल्पकालीन खर्चों के लिए सरकार को धन की प्राप्ति होगी। ये भी पॉइंट समझ में आया, ये प्रावधान समझ में आया, 1% टीडीएस। अब जरा आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो ठीक था। सरकार ने आगे क्या कह दिया, सरकार ने कह दिया कि अगर आपने डिजिटल आभासी डिजिटल परिसंपत्ति को किसी को गिफ्ट किया, वो गिफ्ट किया, अरे करते हैं बहुत लोग, शेयर्स वगैरह को भी गिफ्ट किया जाता है, ठीक ना। ये सब भी तरीके होते हैं, ठीक ना, कि हम ना सही तो हमारी यादें ही सही, ठीक ना, कि भविष्य में जब कभी जरूरत हो तब इन शेयर को बेच लेना, हम तुम्हारे नाम करते हैं ये शेयर, ठीक ना, जो हमने अपने अकाउंट में खरीद रखे हैं हम ये तुम्हारे नाम कर देते हैं। तो इसी तरह से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वगैरह को भी किसी ने एनएफटी मान के चलिए किसी को गिफ्ट किया, अरे आपको बताया था ना कि वो धोनी ने जिस बैट से छक्का मारा था 2011 वाला, उसका डिजिटल प्रारूप तैयार कर रखा है किसी ने। अब मान के चलिए किसी ने किसी दूसरे को गिफ्ट किया वो डिजिटल वर्जन, मेटावर्स वगैरह समझाया था, पूरा बहुत डिटेल में समझाया था एनएफटी क्या होता है कैसे होता है, ठीक। तो क्या है, अगर मान के चलिए किसी को गिफ्ट कर रखा है, तो जब वो गिफ्ट जिसको किया गया था ना, जिस दिन वो उसको बेचेगा ना, उसी दिन उस पर 30% चार्ज किया जाएगा। बात समझ में आ रहा? इसमें क्या प्रावधान है कि गिफ्ट किया जाए तो उपहार प्राप्तकर्ता से टैक्स लिया जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया, उपहार प्राप्तकर्ता से टैक्स लिया जाएगा। हा? मतलब क्या है इसका कि मान के चलिए मैंने 1 लाख का बिटकॉइन खरीद लिया, ठीक, और क्या किया मैंने उस 1 लाख के बिटकॉइन को अपनी पत्नी को हस्तांतरित मतलब गिफ्ट के रूप में दे दिया। अब मान के चलिए आज के 15 साल 20 साल बाद जब वो जाएंगी ना इसको इनकैश करने के लिए, इसको बेचेगी, जब भी बेचेगी
तब जो भी लाभ होगा ना उस पर टैक्स उनसे लिया जाएगा 30%, मेरे इसको नहीं पकड़ा जाएगा। तो उपहार जो प्राप्त करता है उससे टैक्स लिया जाएगा 30%। यहां तक ये भी प्रावधान समझ में आया। अगला प्रावधान जो था इससे के संदर्भ में वो ये था कि लाभ की गणना में, लाभ कितना हुआ है, लाभ की गणना में खरीद की कीमत के अलावा कोई अन्य खर्च नहीं जोड़ा जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया। लाभ की गणना करते वक्त खरीद की कीमत के अतिरिक्त कोई अन्य खर्च नहीं जोड़ा जाएगा। इस बात को जरा समझिएगा। क्या होता है ना, मान के चलिए मैंने 1 लाख का शिबा इनू खरीदा, ठीक ना। शिबा इनू ये भी एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है, शिबा इनू, ठीक ना। यहाँ शिबा का मतलब शिव भगवान से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जापानीज क्रिप्टो करेंसी है, ठीक ना, शिबा इनू। मान के चलिए मैंने 1 लाख का खरीदा, तो कई बार क्या होता है ना कि ट्रांजैक्शन करने के बदले क्या करते हैं, ये प्लेटफॉर्म कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। जैसे मान के चलिए 1% इसने अपना कमीशन काट लिया, या फिर मान के चलिए क्या कि वो आपने अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट किया तो वो कन्वर्जन का कुछ रेट कट गया, या फिर मान के चलिए और भी किसी तरह के कुछ चार्जेस वगैरह हैं, तो ये सब भी तो चार्जेस हो गए। तो 1 लाख का मैंने खरीदा तो, लेकिन वास्तव में मान के चलिए मुझे कितना पड़ रहा है, 1,02,000। मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस कि अगर मान के चलिए मुझे वास्तव में 1 लाख के शिबा इनू खरीदने के बदले मुझे 1,02,000 रुपए देना पड़ा। कल मैंने इसको, या फिर मान के चलिए भविष्य में मैंने इसको 1,20,000 में बेचा, तो अब सरकार ये नहीं बोलेगी कि अरे आपको तो 1,02,000 रुपया लगा था ना, तो आपका तो प्रॉफिट 18,000 रुपए का हुआ मात्र। ये नहीं होगा। सरकार बोलेगी क्या कि हम बस देखेंगे कि किस प्राइस पर आपने खरीदा था, बाकी जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आप समझिए। हम खाली मानेंगे कि आपने जिस प्राइस पर खरीदा है हम वो प्राइस देखेंगे, और जिस प्राइस पर बेचा है। कई बार क्या होता है कि बेचते वक्त भी कई सारे चार्जेस कमीशन कटते हैं। बात समझ में आ रहा ना, कोई ब्रोकर कोई भी चीज आपको फैसिलिटेट करवाता है तो बट ऑब्वियस है कि वो चार्ज कमीशन काटेगा। सरकार ये नहीं बोलेगी, आप सरकार को ये नहीं बोल सकते हैं कि सर हमें तो खरीदते वक्त भी जो है वो ये सारे चार्ज लग गए थे, बेचते वक्त भी 2,000 के आसपास जो है हमारा अलग से खर्चा पड़ गया, तो सरकार जैसे तो हमारा 16,000 ही प्रॉफिट हुआ ना। नहीं, सरकार ऐसा कुछ नहीं समझेगी। सरकार ने सिंपली कह रखा है कि हम केवल खरीद के मूल्य और बेचने के मूल्य, हम केवल इसी को ध्यान में रखेंगे। यहां तक बात समझ में आ रहा? ये देखिए दिखा देता हूँ शिबा इनू। देख रहा, ये है शिबा इनू कॉइन, ये कुत्ता बना हुआ है उसके पर। देख रहा, शिबा इनू एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है। बहुत टाइम लगा रहा लोड होने में। ये देखिए चार्ट आ गया, देख रहा है इसका फ्लक्चुएशन। अभी भी प्राइस ट्रेडिंग चल रहा है, इसीलिए देखिएगा ये आपको घटता बढ़ता दिखेगा। ये देखिए स्पाइक देखिए, तभी ये सब इतने पॉपुलर हुए हैं। ये देखिए यहाँ से 1-2 दिन में देखिए कहां से कहां पहुंच जाता है। ये प्राइस देखिए, ये प्राइस कितना है, रुको
इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। 0.00074 यानी 74 पैसा में 74 रुपया मानिए ना, और उससे कुछ दिन पहले इसका प्राइस देखिए, यहाँ पर कितना है 7 पैसा। 7 पैसा से 74 रुपया पहुंचा कितने दिन में, 9/23 से लेकर 23/9 से 11/2, यानी कि 3 महीने में 100 गुना प्राइस फ्लक्चुएशन। इस कारण से ना इसमें बहुत पॉपुलैरिटी थी। 2021 में खूब जिन लोगों ने लगा रखा था अपना खूब माल वाल कमाया, सरकार ने बोला क्या कि कोई बात नहीं, बहुत पैसा कमा रहे हो, टैक्स दे देना, कितना 30%। तो इस कारण से क्या हो गया, भारत में इस तरह से क्या लाया गया है, आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर की व्यवस्था। यहां तक बात समझ में आई। पांचों प्रावधान याद रहेंगे। पहला प्रावधान क्या है कि 30% टैक्स देना है। दूसरा है कि भुगतान जहां भी हो रहा है वहां एक निश्चित सीमा के ऊपर 1% टीडीएस देना है। तीसरा प्रावधान क्या है, तीसरा प्रावधान है कि हानि को लाभ के साथ जो है वो समायोजित नहीं किया जाएगा। लाभ पर अलग से टैक्स तो हानि तुम्हारा है अपना जानो, ठीक ना। लाभ के कैलकुलेशन में बाकी खर्चों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिस प्राइस पर खरीदा है और जिस प्राइस पर बेचा है केवल उसी प्राइस को कंसीडर किया जाएगा, ठीक। इसके अलावा पांचवा क्या है कि अगर आपने किसी को गिफ्ट दे रखा है तो गिफ्ट वाला जब बेचेगा अपना तो उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। ये है आभासी डिजिटल परिसंपत्ति से संबंधित कर की प्रणाली भारत में। यहां तक बात समझ में आ गया। चलिए, जब यहां तक बात समझ में आ गया तो एक और महत्वपूर्ण टैक्स की बात करते हैं जो इस साल बहुत ज्यादा चर्चा में रही। इस साल क्या पिछले साल से जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही, और इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार के मेंस के एग्जामिनेशंस में भी आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है। इस टैक्स का नाम है विंडफॉल टैक्स। क्या है नाम इसका, इसका नाम है विंडफॉल टैक्स, ठीक ना। बात को समझिएगा। सबसे पहले इसकी चर्चा मिलती है 1970 के दशक में। भारत में 1970 के दशक में सबसे पहले इसकी चर्चा देखने को मिली। क्या होता है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स होता है कि कई बार अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे तरह के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण किसी एक खास उद्योगों को, कुछ खास कंपनियों को जरूरत से ज्यादा मुनाफा होने लग जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में कुछ भी ऐसा हो गया जिसके कारण किसी खास सेक्टर को, किसी खास क्षेत्र को बहुत ज्यादा मुनाफा होने लग जाता है, ठीक ना। जैसे कि अभी आपने सुना होगा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, पिछले 1.5 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब जरा सोच के देखिए, ऐसे में यदि कहीं से कच्चा तेल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने के कारण, रशिया से हम लोग खरीद ही रहे हैं, रूस से खरीदने के कारण, या फिर मान के चलिए पहले से स्टॉक कर रखा है, इसके कारण भारत की तेल वाली जो कंपनियां थी ना, जो रिफाइन करके विदेशों में बेचती थी, उनको भारी मुनाफा हो रहा था। क्यों? क्योंकि रसिया से सस्ता मिल जा रहा था और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आपको पता है ना कि हम कच्चा तेल खरीदते हैं और फिर उसके बाद प्रोसेस करके हम उसको निर्यात करते हैं, ठीक ना। तो निर्यात करने के कारण इन कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है, ठीक ना, बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था। तो जब भी अर्थव्यवस्था में किसी भी परिस्थिति के कारण किसी खास उद्योग को या कुछ खास क्षेत्र को जरूरत से ज्यादा लाभ होने लग जाता है तो इन क्षेत्रों पर सरकार एडिशनल टैक्स लगा देती है। इसी कर को कहते हैं विंडफॉल टैक्स। अब बात समझ में आया कि जरूरत से ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो सरकार बोलेगी क्या कि थोड़ा हम को दे दो, ठीक ना। अकेले अकेले क्या करोगे इतना प्रॉफिट लेके, ठीक। तो सरकार जब इस तरह के टैक्स लगाती है तो इसे कहा जाता है विंडफॉल टैक्स। बात समझ में आ रहा ना, ठीक। ऐसे लिख लीजिए कि अर्थव्यवस्था में किसी खास परिस्थिति के कारण यदि
कंपनी या उद्योग को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो, अप्रत्याशित मतलब अचानक से बहुत ज्यादा लाभ होने लग जाए, तब लगाए जाने वाले विशेष कर को विंडफॉल टैक्स कहते हैं। तो लगाए जाने वाले विशेष प्रकार के कर को क्या कह देंगे हम? विंडफॉल टैक्स। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा। तो दिखाता हूं पिछले पूरे साल जो है वो कितना ज्यादा ये न्यूज में रहा है। देखिए 4 days एगो, 3 weeks एगो, 3 weeks एगो, 1 month एगो, 1 month एगो, 21 मार्च, 3 वीक एगो, दिख रहा है भरा हुआ है ना? हाँ दिख रहा है? देखिए सेंटर स्लैशेस यानी कि सेंटर ने कम कर दिया है विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल टू ₹4100 पर टन। ठीक, ले ये क्या हो गया? दिख रहा? तो आपको पिछले पूरे साल भरा मिलेगा ये न्यूज में, इतनी बार इसकी चर्चा आई है ना, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, वही कहानी है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस भारत में जो है वो क्रूड ऑयल्स से संबंधित जो कंपनियां थी ना, जो रिफाइन करती थी, उनका प्रॉफिट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो सरकार ने क्या कहा कि तुम पर टन जो है वो हमें अलग से पैसा दोगे। इसी को क्या कहा गया है भारत में? विंडफॉल टैक्स। ठीक है, इसे सबसे पहले वित्त मंत्रालय द्वारा 2022 में, जून 2022 में आरोपित किया गया था। हालांकि वित्त मंत्रालय का क्लियरली ये कहना था कि हमने जो ये टैक्स आरोपित किया है इसमें हमने उन कंपनियों के साथ भी कंसल्ट किया है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से कुछ हिस्सा हमें दीजिए। ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से अपने तरफ से थोप दिया गया है, सरकार का ये कहना था। यहां तक बात समझ में आई? विंडफॉल टैक्स किसको कहते हैं? अरे विंडफॉल टैक्स समझ में आ गया ना क्या कहते हैं ना? वर्तमान में कभी घटाती है कभी बढ़ाती है, वो अपना चलते रहता है, लेकिन हाँ वर्तमान में विंडफॉल टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है और विंडफॉल टैक्स चर्चा में भी। चलिए जब विंडफॉल टैक्स समझ में आ गया तो टैक्स इसी टैक्स सिस्टम से रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी समझते हैं। इसको कहते हैं टैक्स बॉयंसी, इसको कहते हैं कर उत्साह। टैक्स बॉयंसी, टैक्स टैक्स बॉयंसी, कर उत्साह। जरा बात को गौर से समझिएगा कि टैक्स बॉयंसी कहते किसको है। मान के चलिए किसी देश की जीडीपी पिछले साल 100 रुपए थी, जीडीपी बोल रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक, साल भर में इस देश सीमा के अंतर्गत जितनी भी सेवाओं का उत्पादन हुआ है उन सब का मूल्य जोड़ने पर कितना रहा है? यही हुआ ना जीडीपी का मतलब। अरे जीडीपी का यही मतलब होता है, पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, जाके स्टार्टिंग में देखिएगा। क्या है जीडीपी का मतलब? कि एक देश की सीमा के अंतर्गत जितने भी वस्तु एवं उत्पाद सेवाएं उत्पन्न हुई हैं उन सब के प्राइस को जोड़ दो साल भर में, तो जो मिलता है वो हमें उस देश की जीडीपी मिलती है। तो 2022 में मान के चलिए भारत की जीडीपी थी कितनी? 100 रुपए, और भारत में टैक्स कलेक्शन कितना था? 10 रुपए। ठीक ना? टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है? 10 रुपया, और जीडीपी कितनी है? 100 रुपया। अगले साल यानी कि 2023 में
जीडीपी बढ़कर हो गई 110 रुपए, 110 रुपए, यानी कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? पिछले साल 100 रुपए था, इस साल 110 रुपया हो गया, कितना प्रतिशत? हाँ 10% बढ़ा, वेरी गुड। तो यानी कि जीडीपी कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। लेकिन टैक्स कर कर संग्रह पिछले साल था 10 रुपए का, इस साल बढ़ के हो गया 15 रुपया। अब एक बात बताइए, टैक्स कितना प्रतिशत बढ़ा? कितना प्रतिशत बढ़ा? अरे 10 से 15 रुपया हो जाना, कितना प्रतिशत बढ़ोतरी है? 50%। समझ में आ रहा? 10 का आधा 50, 5, 10 का आधा 5, तो ये 50% ग्रोथ हुआ। और यहाँ कितना ग्रोथ हुआ? यहाँ 10% ग्रोथ हुआ। ये पॉइंट समझ में आया दया जी? हाँ, ये 10% बढ़ा, ये 50% बढ़ रहा है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। एक बात बताइए, जब किसी देश में जीडीपी की वृद्धि दर से ज्यादा हो कर वृद्धि दर, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर उत्साह, उसी को कहा जाता है टैक्स बॉयंसी। अब क्लियर हुआ टैक्स बॉयंसी का क्या मतलब है? कि जब एक देश में पिछले साल की तुलना में जितनी जीडीपी बढ़ी है उससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? कर उत्साह, हम उसे कहते हैं टैक्स बॉयंसी। अब क्लियर हुआ? हाँ, लिख लीजिए इसे सामान्य शब्दों में, लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए कि किसी देश में पिछले वर्ष की तुलना में कर संग्रहण की दर जीडीपी वृद्धि दर से अधिक हो, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कर उत्साह कहते हैं। समझ में आया दया जी? हाँ, कि यदि जीडीपी में जितना ग्रोथ रेट हुआ है, अगर उससे भी तेज गति से टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि टैक्स कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक ना, जीडीपी से ज्यादा तेज। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि पिछले साल भर में हम टैक्स बॉयंट फेज में रहे हैं, हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन की जो वृद्धि दर है वो जीडीपी वृद्धि दर से ज्यादा रही है। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है, ठीक ना, ये भारत के लिए अच्छी खबर है। दिखाता हूँ आपको, इकोनॉमिक सर्वे में खोजने में टाइम लगेगा इसलिए सीधे गूगल कर दे रहा हूँ। देख रहा, 31 जनवरी, देख रहा ना, 31 जनवरी को ही इकोनॉमिक सर्वे आता है, आप सबको पता है। मैंने बता रखा है कि बजट हर बार कब जारी होता है? 1 फरवरी को, और उस 1 फरवरी से एक दिन पहले, वो कौन सा दिन है? 31 जनवरी। 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले साल का डेटा होता है, बजट में आगे के बारे में बताया जाता है। तो इसीलिए दिख रहा था ना सारा जो है वो 31 दिख रहा, क्या दिख रहा? जीएसटी लेड टू हाई टैक्स बॉयंसी, यानी कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इस बारे में बार बार चर्चा की गई है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन बढ़ने के कारण भारत में टैक्स बॉयंसी देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस दर से हमारी जीडीपी बढ़ रही है उससे ज्यादा तेजी से हमारे यहाँ क्या बढ़ रहा है? टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है टैक्स बॉयंसी होना, ठीक ना।
दिख रहा ना? इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं खोला, इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए सारा आपको 31 और 1 फरवरी का डेटा। डेक्कन हेराल्ड, buoyancy in tax collection to help meet 6.4% fiscal deficit target, देख रहा? हाँ? आर्थिक सर्वेक्षण का सारांश है ना, इसमें भी आपको मिल जाएगा टैक्स बुओयंसी। दिख रहा कहीं टैक्स बुओयंसी दिखाई? एक्चुअली सीधे सर्च नहीं कर सकते ना, पीडीएफ है, नहीं तो आपको सीधे दिखाता। चलिए कोई बात नहीं, टैक्स बुओयंसी दिखा तो दिया ही, समझा दिया ही। चलिए टैक्स बुओयंसी क्लियर है, उत्साह क्लियर हुआ ना दया जी? चलिए अगला देखिए, इसी से संबंधित एक और टर्म देखने को मिलता है। एक्चुअली एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका नाम रहा है आर्थर लैफर। ठीक, आर्थर लैफर, क्या नाम है इनका? आर्थर लैफर। इन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है लैफर कर्व, यानी कि इसी को कहा जाता है लैफर वक्र। क्या है लैफर वक्र, जरा समझिएगा लैफर वक्र को। इन्होंने समझाया कि यदि कोई अर्थव्यवस्था वो क्या करे कि कर के राजस्व में निरंतर वृद्धि करते रहे, तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक ना? अगर वो टैक्स की दरों में वृद्धि करते रहे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्या कि उसका कर राजस्व जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक, कर राजस्व इधर कर की दर, ठीक, सामान्यतः क्या माना जाता है कि ऐसा चलता है कि जैसे जैसे आप कर की दर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका कर राजस्व बढ़ता जा रहा है। सामान्यतः ऐसा माना जाता था। ठीक ना, सिंपल सी बात है। आज 5% टैक्स है तो सरकार को मान के चलिए कि 1 लाख रुपया मिल रहा है टैक्स के रूप में। कल अगर 10% टैक्स हो जाएगा तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा, परसों अगर 15% हो जाएगा तो और ज्यादा टैक्स होगा। तो सामान्य मान्यता ये थी कि ये ऐसे चलता है कि जैसे जैसे कर की दर बढ़ेगी कर राजस्व सरकार का ऐसे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इन्होंने इस चीज को चुनौती दी, इन्होंने अपने अध्ययन के बेसिस पर ये बोला कि ऐसा नहीं होता है। तो इनसे पूछा गया तो कैसा होता है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा होता है। बात समझ में आया? इन्होंने कहा ऐसा होता है। ऐसा होने का क्या मतलब है? इन्होंने बताया कि कर की दर एक निश्चित सीमा तक तुम बढ़ाओगे ना, तब तक तो तुम्हारा राजस्व बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम टैक्स के रेट बढ़ाते जाओगे ना तो फिर कर राजस्व बढ़ेगा नहीं, फिर कर राजस्व घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा टैक्स लगा देने पर लोग टैक्स चोरी करने लग जाते हैं। बात समझ में आया? हाँ, इन्होंने क्या बताया कि एक सीमा के ज्यादा, एक सीमा के ऊपर, जैसे यहां पर ये सीमा है, यहां पर वो सीमा कौन सी है? यहां पर वो सीमा ये है कि कभी कभी चेंज कहीं नहीं होता कि एक सीमा के ऊपर, एक सीमा से ज्यादा अगर आप टैक्स इंपोज करेंगे ना तो फिर टैक्स राजस्व आपका नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है फिर चोरी करने लग जाएंगे, करों की चोरी करने लग जाएंगे। तो इसीलिए एक सीमा तक ही बढ़ाओ, उससे ज्यादा टैक्स ना बढ़ाओ। ठीक, तो यही जो इन्होंने वक्र बताया ना, इसी वक्र को बोला जाता है लैफर वक्र। ठीक, तो पीटी वगैरह में क्वेश्चन आ जा सकता है कि लैफर वक्र क्या क्या दिखाता है, तो बताइएगा कि लैफर वक्र कर की दर और कर राजस्व के बीच में संबंध को दर्शाता है।
लैफर वक्र क्या करता है? कर की दर और कर राजस्व के बीच में संबंध को दर्शाता रहता है। यहां तक क्लियर है? अरे ये पॉइंट भी क्लियर हुआ? ठीक, लैफर वक्र याद रखिएगा, छोटे छोटे टर्म्स थे, पता होना आवश्यक है। अगर नहीं पता रहेगा, आप कितना भी दिमाग लगा लीजिएगा तो नहीं होगा। इसी कारण से देखिए भारत में सरकारें क्या चाहती हैं, कोई भी इसी वक्र को जो सरकारें फॉलो करती हैं उनका ये कोशिश होती है कि कर की दर को आकाश में ना पहुंचा दो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सब लोग जो है वो टैक्स चोरी करने लग जाएंगे, कोई जो है वो टैक्स देना ही नहीं चाहेगा। ठीक, चलिए, तो ये था लैफर वक्र से संबंधित संकल्पना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको कहते हैं डीटीएए। डीटीएए इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हिंदी में इसको कहेंगे दोहरा कर परिहार समझौता। दोहरा कर परिहार समझौता, बात को समझिएगा, दोहरा कर कहते किसको है? दोहरा कर का मतलब होता है यदि एक ही इनकम के ऊपर एक बार से ज्यादा बार यदि टैक्स लगा दिया जाए तो उसको हम कहते हैं दोहरा कर। यदि एक ही आय पर एक बार से ज्यादा टैक्स लग जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे दोहरा कर। उदाहरण के रूप में समझिए कैसे, जैसे मान के चलिए कि अमेरिका का कोई आदमी उसने भारत में आके कोई प्रॉफिट कमाया, भारत सरकार ने उसको कहा क्या कि चूंकि तुमने यहाँ पर टैक्स, यहीं पर प्रॉफिट कमाया है तो ऐसा करो, हमें टैक्स दो, हमें टैक्स दो। तो एक बात बताइए, यानी कि भारत सरकार ने उस पर टैक्स ले लिया ना। अब मान के चलिए टैक्स लेने के बाद जो पैसा बचा वो पैसा लेके वो अपने देश गया, अमेरिका गया। अमेरिका का अपना कर कानून है, अपना टैक्स लॉ है। अमेरिका ने क्या कहा कि तुम्हारी इनकम इतनी दिख रही है, इस पर हमें इतना टैक्स दो। अब एक बात बताइए, वो एक ही इनकम पर भारत में भी टैक्स लग गया और यूएसए में भी टैक्स लग गया, ऐसे सिस्टम को कहते हैं दोहरा कर। बात समझ में आ रहा ना? आपको बताऊंगा जब जीएसटी समझाऊंगा उस टाइम और डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे जीएसटी के आने से पहले भारत में कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव देखने को मिलता था कि एक ही जगह पर बार बार टैक्स लग जाता था। ठीक ना? तो इसी को कहते हैं दोहरा कर। अब जरा सोच के देखिए, यदि दोहरा कर ऐसा रहेगा, यदि दोहरा कर रहेगा तो आपको लग रहा है कि कोई निवेशक किसी दूसरे देश में जाके निवेश करना चाहेगा? नहीं ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, कई देशों की सरकारें, कुछ देशों की सरकारें आपस में समझौता करती हैं, समझौता करती हैं, समझौता करती हैं कि हम टैक्स ले लेंगे इस पॉइंट पर, इस वाले पर तुम ले लेना। इस तरह से ये दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं ताकि दोहरा कर ना लगे। इसी को क्या कहा जाता है? दोहरा कर परिहार समझौता, कि दोहरा कर ना लागू हो जाए। सरकारें आपस में समझौता कर लेती हैं ताकि दोहरे कर से बचा जा सके। ये पॉइंट समझ में आया? दोहरे कर से बचा जा सके, इसी को कहा जाता है दोहरा कर परिहार समझौता। ठीक ना? यहां तक बात समझ में आ रहा? जैसे कि भारत ने लगभग 89 राष्ट्रों के साथ, भारत ने लगभग 89 देशों के साथ भारत ने इस तरह के समझौते साइन कर रखे हैं। कर रखा। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण क्या होता है कि इन दोनों देशों के बीच पहले से ही लिखा हुआ है कि यदि मान के चलिए जैसे कि यदि सिंगापुर से भारत में आ रहा है निवेश, तो पहले से ही फिक्स रहता है कि इस पर तुम टैक्स ले लेना, इस पर हम टैक्स लेंगे। इन दोनों देशों के बीच में ये समझौता पहले से क्लियर है। ठीक ना? इसी को कहा जाता है डीटीएए। अब यहां तक बात समझ में आ रही है? डीटीएए का क्या मतलब होता है? डीटीएए क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य है एक देश से दूसरे देश में निवेश को प्रोत्साहित करना, एक देश से दूसरे देश में निवेश को बढ़ावा देना। यहां तक बात समझ में आ रही? एक देश से दूसरे देश में निवेश को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य होता है। सिंपल सी बात है, मैं अगर सिंगापुर का नागरिक हूं और मैं भारत में जा रहा हूं निवेश करने के लिए, भारत सरकार भी मेरे से टैक्स ले रही है, सिंगापुर की सरकार भी मेरे से टैक्स ले रही है, तो मैं भारत में निवेश नहीं करना चाहूंगा। बेसिक लॉजिक, मैं भारत में क्यों निवेश, मतलब मैं सिंगापुर में क्यों निवेश, मतलब भारत में क्यों निवेश करना चाहूंगा? तो ऐसे में अगर भारत और सिंगापुर की सरकारों ने डीटीए साइन कर रखा है, तो मेरे लिए फिर भारत में निवेश करना आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका उद्देश्य पहला तो होता है निवेश को बढ़ावा देना। दूसरा, अगर जरा सोच के देखिए, यदि भारत में सिंगापुर से निवेश आएगा तो भारत में रोजगार भी तो उत्पन्न होंगे, रोजगार सृजन भी तो होगा। सिंपल सी बात है, सिंगापुर से कोई लाके पैसा भारत में लगाएगा तो भारत में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे ना। इतना ही नहीं, इससे भारत की जीडीपी भी तो बढ़ेगी। पैसा चाहे सिंगापुर का, उससे क्या लेना देना है, भारत में प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो यदि भारत में प्रोडक्शन हो रहा है तो वो तो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। तो अगर भारत की जीडीपी में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार धीरे धीरे और बड़ा होता चला जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा? तो ये सारे फायदे हैं इसके, बीटीए के फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे नुकसान क्या है कि यदि मान के चलिए भारत सरकार ने ये साइन कर दिया एग्रीमेंट कि टैक्स तुम ले लेना, हम नहीं ले रहे हैं। एक बात बताइए, भारत सरकार को राजस्व की हानि हुई ना? अगर भारत सरकार भी वसूलती तो भारत सरकार को पैसा मिलता ना। तो नुकसान भी है, इसके कारण क्या होता है, देश को राजस्व की हानि होती है, देश की सरकार को देश की सरकार को राजस्व की हानि होती है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? एक, भारत ने लगभग 89 कंट्रीज के साथ जो है वो इस तरह के एग्रीमेंट कर रखे हैं, डीटीए साइन कर रखा है, जिसमें से सबसे सरल एग्रीमेंट या सबसे आसान, सबसे आकर्षक, देखिए सारे सबके प्रोविजन अलग अलग होंगे, ऐसा कोई नहीं है हार्ड एंड फास्ट, वो डिपेंड करता है कि आपका उस देश के साथ कैसा संबंध, ठीक ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है क्या कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जिस तरह का व्यवहार रखता हूँ, जरूरी थोड़ी है कि मैं दूसरे फ्रेंड के साथ भी वैसा ही रखूं, ठीक ना। ये तो डिपेंड करता है कि उस देश के साथ मेरा किस तरह का व्यापार संबंध है, किस तरह के हमारे मानसिक विचार, किस तरह की हमारी आइडियोलॉजीज मैच करती है। तो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग है, लेकिन सबसे आकर्षक माना जाता है सिंगापुर हो गया, मॉरिशस हो गया, साइप्रस हो गया, इन जैसे देशों के साथ हमारा क्या जो है, हमारा जो डीटीए साइन किया हुआ है वो सबसे सरल है। इस कारण से आपको दिखेगा कि भारत में सबसे ज्यादा निवेश जो है वो इन्हीं देशों से आता है, पैसा जो है वो सबसे ज्यादा इन्हीं देशों से आता है। सिंगापुर हो गया या मॉरिशस हो गया, इन देशों से सबसे ज्यादा पैसा आता है, ठीक ना। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ दूसरे देशों की कंपनियां क्या करती हैं, दूसरे देशों की कंपनी अपना कोई ब्रांच खोल लेती है इन देशों में, मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ पर अपना ब्रांच खोल लेती है, फिर अपने आप को मॉरिशस का दिखाकर भारत में निवेश कर देती है। क्यों? क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा ना, क्योंकि मॉरिशस ने साइन कर रखा है, ठीक। तो इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ट्रीटी शॉपिंग, इसको कहा जाता है ट्रीटी शॉपिंग। कि दो देशों ने ट्रीटी कर रखी है आपस में और उसका फायदा तुम ले रहे हो, तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रीटी शॉपिंग, ठीक। लिख लीजिएगा ट्रीटी शॉपिंग। मतलब क्या है ट्रीटी शॉपिंग का, लिख लीजिएगा, मैं मुंह से बोल दे रहा हूं। ट्रीटी शॉपिंग का मतलब है कि किसी दूसरे देश की कंपनी यदि अपनी कोई इकाई स्थापित कर, किसी दूसरे देश की कंपनी अपनी कोई इकाई स्थापित कर सिंगापुर या मॉरिशस के रास्ते भारत में निवेश करे, तो इसे ट्रीटी शॉपिंग कहते हैं।
करे तो इसे ट्रीटी शॉपिंग कहते हैं। इसके माध्यम से दो देशों की संधि का फायदा, इसके माध्यम से दो देशों की संधि का फायदा कोई तीसरा देश उठा लेता है। कोई तीसरा देश उठा लेता है, ठीक ना। चलिए, यहां तक बात समझ में आया। अब देखिए, यही कुछ कमियां हैं, इन्हीं कुछ कमियों को दूर करने के लिए क्या करती है सरकारें, जो है वो आपस में एग्रीमेंट में ही लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज डालती है। क्या डालती है? लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज। क्लॉज डालती है कि जरूरत से ज्यादा कोई इसका मिसयूज ना कर सके, कोई दूसरा देश या कोई विदेशी निवेशक इन सब का दुरुपयोग ना कर सके। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि पूरा दस्तावेज वगैरह मांगा जाता है कि तुम प्रमाणित करो क्या कि तुम मॉरिशस के ही नागरिक हो, ठीक ना, या तुम्हारी कंपनी जो है वो यहाँ पर जो है वो कितने दिन से लिस्टेड रही है, कितने दिन से यहाँ कार्य कर रही है, ये सारे दस्तावेज वगैरह मांगे जाते हैं। लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारी समस्याएं थी डीटीए के अंतर्गत। तो इसी कंटेक्स्ट में क्या किया गया, भारत में एक नई व्यवस्था लाई गई जिसको कहते हैं VAAR, नई व्यवस्था लाई गई, ठीक ना, GAAR, ठीक ना। GAAR क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। गार क्या है? गार का कॉन्सेप्ट, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या है? में कुछ चुनौतियां हैं और इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए हम गार का नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, ठीक ना। ये बोल दिया गया क्या कि जब भी डीटीएए और गार इन दोनों के प्रावधानों में टकराव उत्पन्न होगा ना, तो गार के प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक ना। डीटीएए, जैसे डीटीए चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन यदि इसमें और अगर गार के प्रावधान, इन दोनों में अगर कोई भी क्लैश उत्पन्न हो रहा है तो हमेशा कौन जीतेगा? हमेशा गार को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक ना। डीटी गार के आने के बाद क्या हुआ कि कई सारे देशों के डीटीएए में भी संशोधन किया गया। डीटीए में किस तरह का संशोधन किया गया? जैसे कि ये बोल दिया गया कि केवल उन्हीं देशों को, उन्हीं कंपनियों को भारत में डीटीए का फायदा मिलेगा जिनका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में हो या मॉरिशस में। खाली एक तो कंपनी, एक तो इकाई स्थापित करके पैसा जो भारत में भेज दे रहे हो और डीटीए का फायदा ले जा रहे हो, वो नहीं चलेगा। क्या बोल दिया गया कि मुख्यालय स्थापित होना चाहिए इन देशों में, हेडक्वार्टर होना चाहिए कि डीटीए का फायदा लेने हेतु कंपनी का मुख्यालय यहां होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया? देखिए, दिमाग में इस चीज को क्लियर रखिए। आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर जब गार आ गया तो फिर डीटीए क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लगभग 90 देशों के साथ साइन कर रखा है, तो सबके साथ फिर गार भी तो बैठ के साइन करना होगा ना। बात समझ में आ रहा? या मान के चलिए डीटीए जो है वो कुछ देशों के साथ अलग प्रोविजन है, कुछ के साथ अलग प्रोविजन है। किसी ने जो है वो गार को साइन किया, किसी ने बोला क्या कि नहीं हम तो पिछले वाले के साथ ही चलते रहेंगे। तो इस तरह के अलग अलग विवाद आते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो इसीलिए दोनों चीजें चल रही है, लेकिन अगर दोनों में टकराव होगा तो भारत के कानून के हिसाब से क्या क्लियर कट मेंशन्ड है कि अगर दोनों में विवाद उत्पन्न होता है तो हम गार को प्राथमिकता दें।
ठीक ना। उस टाइम अगर ये विवाद आएगा ना भारत के कोर्ट में, जैसे चला जाता है ना सुप्रीम कोर्ट वगैरह में केस चला जाता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोलेगा क्या कि हमारे कानून में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि डीटीए और गार में यदि होगा तो हम गार को प्राथमिकता। यहां तक बात समझ में आया। लेकिन डीटीए में भी संशोधन किए गए। जैसे डीटीए में पहला संशोधन ये किया गया कि यदि कंपनी का मुख्यालय हेडक्वार्टर यदि यहाँ हो तो तुमको फायदा मिलेगा। पहला तो प्रोविजन ये ऐड किया गया। दूसरा प्रोविजन ये ऐड कर दिया गया कि अब ये ना करना क्या कि कल जो है वो तुमने हेडक्वार्टर शिफ्ट किया, कल जो तुमने हेडक्वार्टर शिफ्ट किया और आज पहुंच जाओ भारत में पैसा लेकर, क्या कि हमारा पैसा लगा लीजिए और क्या बोलते हैं हमें डीटीए का फायदा दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा। डीटीए में संशोधन किया गया, बोला गया क्या कि सिंगापुर के कंटेक्स्ट में क्या होगा कि वो कंपनी कम से कम 2 साल पुरानी हो। सिंगापुर से यदि पैसा आ रहा है ना तो कम से कम 2 वर्ष पुरानी हो। आज स्टार्ट करके कल पैसा नहीं भेज सकते हो। कम से कम 2 साल जो है वो तुमने सिंगापुर में अपना बिजनेस रन किया हो, बिजनेस चलाया हो, तब जाके तुमको भारत में इसका फायदा मिलेगा। वहीं अगर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस के कंटेक्स्ट में वो कंपनी 1 वर्ष पुरानी हो। ठीक ना, वो 1 वर्ष पुरानी हो। ठीक, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर बाकी देशों का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं, सर सिंगापुर और मॉरिशस का ही नाम क्यों लिख रहे हैं। इसके पीछे भी रीजन बता देता हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि यही 2 देश हैं जहां से सबसे ज्यादा पैसा भारत में आता है। इसी में देखिए अगर मिल जाए तो कि विदेशी कहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था, इसमें नहीं मिलेगा। रुकिए मैं खोज के बताता हूँ आपको। देख रहा 2023 का डेटा, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया है? दूसरे नंबर पर। समझ में आया क्यों सिंगापुर और मॉरिशस की बात कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि हमने सबसे बढ़िया डीटीए इन्हीं देशों के साथ साइन कर रखा है। इसी कारण से इन्हीं देशों से सबसे ज्यादा निवेश भारत में आता है। तो इसीलिए अगर सुधार भी करना था तो ज्यादा जरूरी इन चीजों इन्हीं पर था। ऐसे बाकियों के साथ भी 89 कंट्रीज के साथ भी कुछ ना कुछ सुधार किए गए हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा इन्हीं पर था। दिख रहा ना, सबसे ज्यादा सिंगापुर से पैसा आता है, दूसरे नंबर पर आता है मॉरिशस से, फिर तीसरे चौथे नंबर पर। देखिए 28 जुलाई 2022 का डेटा दिख रहा। हाँ, थोड़ा सा यूएसए जो है वो इस बार थोड़ा सा आगे हुआ है, लेकिन जरा सोच के देखिए ना, फिर भी सिंगापुर कितना आगे है, 27%। भारत में अगर 100 रुपया विदेश से आता है उसमें से 27 रुपया खाली सिंगापुर से आ रहा है। सोच रहे हैं? देख, दूसरे नंबर पर यूएसए आ गया है, तीसरे नंबर पर मॉरिशस। ये दूसरा तीसरा तो आसपास है, ये आप ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन टॉप वाले देखिए ना। ठीक, और ये तो खाली एफडीआई डाल रहा था मैं, एफडीआई नहीं, टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट डालिए तो और ज्यादा क्लियर दिखेगा। क्यों? क्योंकि एफडीआई के साथ साथ एफआईआई भी तो होते हैं। ठीक ना, लार्जेस्ट ये भी एफडीआई का ही डेटा दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूं कोई ऐसा डेटा मिले जिसमें एफडीआई के साथ साथ एफआईआई भी हो, तब ज्यादा क्लियर पता चलेगा। ये देखिए
देख रहा, सबसे ज्यादा मॉरिशस, सिंगापुर परसेंटेज के फॉर्म में कि कितना परसेंटेज बढ़ा है 2020 की तुलना में 2021 में। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज बढ़ा कहां से है? मॉरिशस से। अरे पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा है वो दिखा रहा है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा पैसा आ किस क्षेत्र में रहा है, तो 16% के आसपास पैसा आता है सर्विस सेक्टर में, कंप्यूटर में आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में, कंस्ट्रक्शन में कम। दिख रहा, इसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि भारत में पैसा ज्यादा कहां से आ रहा है। ये भी देख लीजिए एक बार स्टैटिस्टा। ये देखिए, ये भी वही चीज दिख रहा, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया? सिंगापुर, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर मॉरिशस। ठीक, तो मेनली इन्हीं के यहाँ से पैसा आता है, इसी कारण से मुख्य बदलाव इन्हीं में किए गए कि क्या हो, हेडक्वार्टर तुम्हारे देश में हो तभी तुमको फायदा मिलेगा। यदि सिंगापुर से आ रहे हो तो कम से कम 2 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, यदि मॉरिशस से आ रहे हो तो 1.5 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रहा? इतना ही नहीं, मॉरिशस के संदर्भ में यह भी बोल दिया गया था कि 1 साल पुरानी तो हो ही, साथ ही साथ पिछले साल तुमने अपने कंपनी के परिचालन में कम से कम 27 लाख रुपया खर्च किया हो, 27 लाख रुपया खर्च किया हो। सेल कंपनी पढ़ाया था ना, सेल कंपनी याद आ रहा है? ब्लैक मनी जब पढ़ा रहा था तब सेल कंपनी क्या हुआ करती थी? झूठी कंपनियां जो खाली कागज पर हैं। याद आ रहा है? तो ऐसा ना हो कि खाली तुमने 1 साल पुरानी कंपनी दिखाने के चक्कर में जो है खाली रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ रखा था कि 1 साल जब पूरा होगा तब हम भारत में पैसा निवेश करेंगे और माल बना लेंगे। ऐसा नहीं, 27 लाख रुपया कम से कम खर्च कर रखा हो तुमने उस कंपनी के परिचालन में। इसका क्या मतलब है? फिर ये कागज वाली कंपनी नहीं है ना, आपने परिचालन में खर्च किया है, इसका मतलब क्या कि कुछ बिजनेस कर रहे हैं आप। ठीक, तो ये भी प्रोविजन में ऐड किया गया। ठीक, और क्या ऐड किया गया? ऐड किया गया कि अगर मान के चलिए वो कंपनी आती है भारत में और भारत में आकर कोई संपत्ति खरीदती है और उस संपत्ति को बेचती है, संपत्ति को खरीद कर अगर उस संपत्ति को बेचती है, जैसे मान के चलिए कंपनी आई भारत में आके इसने जमीन खरीदा और जमीन को खरीद के इसने जमीन को बेचा है, तो कम में खरीद कर ज्यादा पे बेचने, बीच के गैप को क्या कहते हैं? कल की क्लास याद कीजिए, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूंजी लाभ। अरे कम में खरीदा, अधिक में बेचा, इसको क्या कहेंगे? इसको पूंजी लाभ ही तो कहेंगे। कल की क्लास याद कीजिए, डिटेल में यही समझाया था आपको, ठीक ना? कि मान के चलिए मैंने 35,000 का सोना खरीदा और आज अगर मैंने उसको 60,000 का बेचा तो ये जो बीच का 25,000 है ना, ये मेरा पूंजी लाभ हुआ। 1 लाख की मैंने जमीन खरीदी और 2 लाख की बेची तो 1 लाख जो हुआ वो मेरा क्या हुआ? पूंजी लाभ हुआ। मैंने 100 रुपए में एक शेयर खरीदा और 150 रुपए में उसी एक शेयर को बेचा तो 50 रुपया मेरा पूंजी लाभ हुआ। इसी पूंजी लाभ पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? पूंजी लाभ कर। कल की क्लास तो डीटीए में क्या कहा गया है कि यदि कोई कंपनी आती है भारत में और भारत में आकर वो पूंजी लाभ कमाती है, यानी कि किसी संपत्ति को खरीद बेचकर लाभ कमाती है, तो इसी पूंजी लाभ पर कर कौन लगाएगा? ये भारत लगाएगी। इसका अधिकार भारत सरकार को होगा। पहली बात समझ में आ रही है कि यदि कोई संपत्ति खरीद के बेचोगे, यदि कोई संपत्ति खरीद के बेचोगे तो उस पर पूंजी लाभ कर की वसूली करने का अधिकार भारत सरकार को होगा, ठीक ना? लेकिन अगर ये कंपनी भारत में आती है और कंपनी भारत में बाकी कोई काम करती है, जैसे कि प्रोडक्शन वगैरह कर रही है, उत्पादन कर रही है, और उत्पादन वगैरह के माध्यम से अगर वो लाभ कमाती है ना, तो इस पर निगम कर की वसूली का अधिकार उस देश को होगा जहां की वो कंपनी है। निगम कर पैतृक देश को। अब क्लियर हो रहा है किस तरह से एग्रीमेंट होता है? हाँ, अब क्लियर हो रहा कि अगर मान के चलिए कंपनी दोनों काम करती है, मान के चलिए अगर उसने कोई संपत्ति खरीद के बेची, अगर संपत्ति खरीद के बेची और उस पर अगर पूंजी लाभ बनाया, तो उस पूंजी लाभ कर की वसूली का अधिकार किसको होगा? भारत सरकार को होगा। लेकिन अगर उसने अपना जनरल बिजनेस किया और उस जनरल बिजनेस से अगर उसने लाभ कमाया है, तो उस पर निगम कर की वसूली कौन करेगा? वो देश जहां की वो कंपनी है।
आप समझ में आ गया किस तरह से एग्रीमेंट हुआ दोनों देशों के बीच में कि ये वाला तुम ले लेना, ये वाला हम ले लेंगे। यहां तक बात समझ में आया? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसमें यह भी प्रोविजन किया गया था कि यदि एक सूचीबद्ध कंपनी के शेयर को खरीद कर बेचा जाए। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, लिख लिया दया जी? आगे बढ़ते हैं, जरा बात को आगे समझिएगा। इसमें यह भी बोला गया कि यदि एक सूचीबद्ध कंपनी के शेयर को खरीद बेचकर लाभ बनाया जाए, पूंजी लाभ बनाया जाए, तो पूंजी लाभ कर कितना होगा? 15%। 15% होगा। सूचीबद्ध कंपनी का क्या मतलब है बता चुका हूं, जो शेयर मार्केट पर पहले से लिस्टेड हो, ऐसी कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनी कहते हैं। ठीक ना? जो कंपनी शेयर मार्केट पर लिस्टेड नहीं है उनको गैर सूचीबद्ध कंपनी कहते हैं। जैसे कि जोमैटो, वो शेयर मार्केट पर लिस्टेड है, तो इस कंपनी को क्या कहेंगे? हम कहेंगे सूचीबद्ध कंपनी। दूसरी तरफ स्विगी अभी तक शेयर मार्केट पर लिस्टिंग नहीं हुई है, तो स्विगी कौन सी हो गई? वो हो गई गैर सूचीबद्ध कंपनी। यहां तक बात समझ में आ गया? सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध का मतलब समझ में आया? ठीक। तो जरा सूचीबद्ध कंपनी के शेयर को यदि खरीद बेचकर उन्होंने पैसा कमाया है ना, पूंजी लाभ कमाया है, तो इस पर भारत सरकार कितना परसेंट लेगी? 15% पूंजी लाभ कर लेगी, पहले से ही एग्रीमेंट में फिक्स्ड है। अगर मान के चलिए आपने किसी गैर सूचीबद्ध कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा है, गैर सूचीबद्ध कंपनी, यदि किसी गैर सूचीबद्ध कंपनी के शेयर्स को खरीद बेचकर अगर लाभ कमाया है, तो इस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? इस पर लगेगा 40%। समझ में आ रहा? इस पर पूंजी लाभ कर कितना लगेगा? 40%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या कि सर गैर सूचीबद्ध कंपनी के शेयर खरीदेंगे कैसे? शार्क टैंक देखते हैं कैसे खरीदा जाता है? हाँ, जरूरी थोड़ी होता है कि किसी कंपनी का शेयर खरीदने बेचने के लिए जो है उसको शेयर मार्केट पर ही लिस्टिंग करने की आवश्यकता होता है। कंपनी को फंड की आवश्यकता होती है। मान के चलिए कोई इन्वेस्टर आया, उसने बोला क्या कि ठीक है मुझे दे दो 5% शेयर, 10% शेयर, तो आवश्यकता नहीं है क्या कि एक कंपनी के शेयर जो है वो खाली शेयर मार्केट से ही खरीदे जा सकते हैं और बाहर भी खरीदे जाते हैं। बड़े बड़े निवेशक ऐसे ही तो जुड़ते हैं, एंजल निवेशक, आप लोगों को पढ़ा रखा है मैंने, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब ऐसे ही तो जुड़ते हैं। ठीक, तो ऐसी कंपनी जैसे मान के चलिए अभी बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, इन सबको पैसा कहां से मिल रहा है? हाँ, वो जो फंडिंग आ रही है तो बदले में शेयर भी तो कोई ले रहा होगा। या फिर मान के चलिए स्विगी, या फिर मान के चलिए मामा अर्थ, ये सब जो कंपनियां अभी जो चल रही है, ये सब कोई भी स्टार्टअप जो होता है वो अपने इनिशियल फेज में कहीं ना कहीं से पैसा तो उठाता ही है ना, फंडिंग तो कहीं से उठाता ही है। तो जब कोई फंड उसमें लगा रहा है तो बदले में कुछ ना कुछ तो हिस्सेदारी लेगा ना, उससे शेयर्स लेगा। तो ऐसे तरह के निवेश को गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश कहते हैं। तो अगर कोई विदेशी कंपनी जो आती है, बाहर से आ रही है, और अगर वो ये करना चाह रही है, वो ये करना चाह रही है कि क्या करे कि भारत में किसी गैर सूचीबद्ध कंपनी में पैसा लगाएं और बेचकर लाभ कमाएं, तो लाभ जो भी कमाओगे उसके ऊपर 40% जो है वो क्या लग जाएगा? पूंजी लाभ कर लग जाएगा। यहां तक क्लियर है? इतना ही नहीं, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में इसमें छूट दी थी। स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में, जैसे कि 2017 में इनमें संशोधन किया गया था, और 2017 से लेकर 2019 तक के लिए 2 साल के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी स्टार्टिंग में 50% ही हम चार्ज करेंगे, यानी कि 7.5% और 20%। लेकिन 1 अप्रैल 2019 से इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया। कब से ये लागू हो गया है? 1 अप्रैल 2019 से। यानी कि वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में ये वाले गाइडलाइंस चल रहे हैं। ये भी क्लियर हुआ? ये भी क्लियर हुआ? वर्तमान में ये वाले गाइडलाइंस चल रहे हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ, तो ये है भारत में आपका DTAA से संबंधित पूरा सेटअप।
चलिए अब जरा समझते हैं आखिर ये गार का कॉन्सेप्ट क्या है, गार था क्या, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, गार को सबसे पहले जर्मनी में अपनाया गया था, जनरल एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक ना, गार को सबसे पहले जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, इनको सबसे पहले कहां अपनाया गया, जर्मनी में अपनाया गया। पता ना, जर्मनी में सर्वप्रथम इसको जर्मनी में अपनाया गया। वर्तमान में यदि हम बात करें तो विश्व में आपको 100+ कंट्रीज में आपको ये देखने को मिल जाएगा, गार, गार की व्यवस्था जो है तो आपको 100+ कंट्रीज में देखने को मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है। भारत में इसे अपनाया गया सन 2017 में, 1 अप्रैल 2017 से भारत में इसे अपनाया गया, 1 अप्रैल 2017 से इसे भारत में अपनाया गया। ठीक, जरा कहानी को समझिएगा, क्या था उद्देश्य इसका। उद्देश्य था, इसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी प्रकार का व्यापार, किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय लेन देन अगर वो जानबूझकर कर बचाने के लिए किया जाएगा, कर से बचने के लिए किया जाएगा, तो हम उसको कर वंचन की कैटेगरी में मानेंगे और हम उसके ऊपर टैक्स लेंगे। बात समझ में आ रहा है? आपको समझ फिर से बता रहा हूं। इसके अंतर्गत क्लियर कट मेंशन है, क्या मेंशन है कि अगर कोई भी वित्तीय लेन देन केवल टैक्स बचाने के लिए किया जा रहा है, ठीक ना, किसी भी तरह का तुम बुद्धि लगा रहे हो, केवल टैक्स बचाने के लिए, कर परिहार के लिए किया जा रहा है, अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस पहले ही समझा चुका हूं तीनों, कर नियोजन, कर परिहार, कर वंचन या कर चोरी, सारा बता चुका हूं मैं। ठीक ना, तो यदि कोई भी वित्तीय लेन देन केवल कर परिहार के उद्देश्य से किया जाए तो इसे कर वंचन की श्रेणी में रखा जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? नाम में ही देख लीजिए ना क्या लिखा हुआ है, जनरल एंटी अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब ही होता है परिहार, यानी कि जनरली एंटी अवॉइडेंस, अवॉइडेंस को रोकने के लिए कौन से नियम है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, नाम देखिए, जनरल एंटी अवॉइडेंस, अवॉइडेंस का मतलब ही होता है परिहार। तो परिहार को रोकने के लिए जो सामान्य रूल्स हैं वो क्या है, गार है। ठीक, जर्मनी में अपनाया गया कि ये सारे जो देश जो पूरा बुद्धि लगाते रहते हैं, अलग अलग कंपनियां जो खाली पूरे टाइम यही बुद्धि लगाते रहती है कि कहां पर जो है वो अपने देश के अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दें, कहां इकाई लगा दें, कैसे जो है वो डील करें पैसा, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स बनाया जा सके। इसको गार ने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया। ये बोला क्या कि अगर हमको ये लग जाता है कि ये जो वित्तीय लेन देन किया है तुमने केवल जो है वो टैक्स बचाने के उद्देश्य से किया है, तो हम इसको कर चोरी मानेंगे और हम इसके ऊपर टैक्स लेंगे, पेनल्टी के साथ टैक्स लेंगे। बात समझ में आ रहा, गार समझ में आ रहा है? ठीक ना, अब जरा बात को समझिएगा। हालांकि भारत में जब इसको लागू किया गया ना, तो भारत में ये बोल दिया गया कि जिन पे पहले से ही जांच पूरी हो चुकी है, जिन पर मान के चलिए कोई विवाद पर, जिन पर जो भी कॉर्पोरेट विवाद पर बात पूरी हो चुकी है, उसको इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा। पर सुनवाई पूरी हो चुकी है उसको वापस से इस दायरे में नहीं लाया जाएगा। एक्चुअली बताओ बात क्या हुआ था ना, कि सन 2008-9 के आसपास भारत में एक विवाद हो गया था उत्पन्न। क्या विवाद उत्पन्न हो गया था, वोडाफोन और हच,
एक पहले हच नाम से कंपनी आती थी, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक ना। वोडाफोन और हच इन दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ था, ठीक ना। और उस मर्जर में क्या किया था ना, इन लोगों ने टैक्स बहुत सारा बचाया था। उस टाइम भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे हमारे स्वर्गवासी वो प्रणब मुखर्जी, उस टाइम भारत के वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, ठीक ना। वो इस बात को लेकर अड़ गए थे, वो इस बात को लेकर अड़ गए थे क्या कि तुम लोगों ने जो है वो भारत के टैक्स सिस्टम का मजाक बनाया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे देश के साथ हमने एग्रीमेंट साइन कर रखा था। तो वो इस चीज पर अड़ गए थे क्या कि हम अपने देश में कानून संशोधन करेंगे और उसको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करेंगे, यानी कि पूर्ववर्ती रूप से लागू करेंगे और तुमसे टैक्स लेंगे ही लेंगे। उसी कंटेक्स्ट में गार का निर्माण किया गया था, आगे बताऊंगा, ठीक ना। पार्थ सारथी सोम कमेटी का गठन किया गया था और अलग से बनवाया गया था क्या कि हम इनको तो छोड़ेंगे नहीं। बात मैंने आपको बोल रखा है ना कि किसी देश की सरकार यदि अपने पर आ जाए तो फिर उस देश में सरकार से बड़ा कोई थोड़ी है, ठीक ना। तो वो था वोडाफोन हच डील में, ठीक ना। तो इस कारण से क्या किया है, और आपको बता दूं भारत का संविधान जो है वो अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 20 क्लियरली कहता है कि भारत में कोई भी सिविल कानून जो है वो पूर्ववर्ती रूप से लागू किए जा सकते हैं। क्रिमिनल कानून जो है वो पूर्ववर्ती रूप से नहीं लागू किए जा सकते। क्रिमिनल कानून क्या है? आपराधिक कानून, ठीक ना। मान के चलिए किसी को थप्पड़ मारने की का सजा कल तक नहीं है, तो आज आप कानून बनाकर ये नहीं बोल दीजिएगा कि अच्छा तुमने कल मारा था तो चलो अब जेल चलो, ऐसा नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 20 क्लियरली कहता है कि आपराधिक कानूनों को पूर्ववर्ती रूप से लागू नहीं किया जा सकता, ठीक ना। लेकिन सिविल कानून यानी कि कर वगैरह से संबंधित कानून को पूर्ववर्ती रूप से लागू किया जा सकता है। तो सरकार एकदम अड़ी हुई थी, ठीक ना। लेकिन फिर पार्थ सारथी सोम कमेटी आई, उसने स्टडी किया और उस कमेटी ने स्टडी करके ये बोला क्या कि पूर्ववर्ती रूप से ना लागू करिए, इज्जत पर ना लीजिए, छोड़िए इस चीज को। क्यों? क्योंकि अगर आप कर कानूनों को पूर्ववर्ती रूप से लागू करेंगे ना तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके देश में बाकी निवेशकों को डर लगता रहेगा कि अरे ये सरकार तो पीछे से लागू कर देती है। पता चलेगा कि आप खुद सोच के देखिए ना कि आप 15 साल 20 साल से जो है वो भारत में कमा रहे हैं, अचानक से सरकार उठती है और ये बोलती है क्या कि ऐसा करते हैं कि कल तक 30% टैक्स दे रहे थे ना, 90% टैक्स दो और आज से नहीं देना है, पिछले 15 साल से देना है, अब पैसा जुटाइए। तो पूर्ववर्ती रूप से यदि कोई भी कानून लागू किया जाता है तो निवेशों का विश्वास टूटता है। ये अचानक बताओ, अब तुम पीछे से मांग रहे हो यार, कल से बोलो तो आदमी सोचे भी, अब तुम पीछे से ये बोल दोगे तो फिर हम कहां से पैसा जुगाड़ करेंगे। तो पार्थ सारथी सोम ने कमेटी ने रिकमेंड किया था कि गार को पूर्ववर्ती रूप से ना लागू किया जाए, जिन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है उनको वापस से इस दायरे में ना लाइए। ये भी बात समझ में आया ना। तो गार को पूर्ववर्ती रूप से लागू करने पर रोका गया था। इनफैक्ट इतना ही नहीं, इसके बारे में यह भी कह दिया गया था कि गार के दायरे में खासकर उन्हीं विवादों को लागू लाया जाए जिसमें कम से कम 3 करोड़ तक राजस्व प्राप्ति की संभावना है। अब छोटा मोटा नहीं है, पता चले 500 रुपया का झंझट है, उसको गार में लाके क्या ही करोगे। 10,000 का झंझट है, 50,000 का झंझट है, तो इतना वगैरह में नहीं करो, कम से कम 3 करोड़ रुपया का आने की संभावना हो तो लाना उसको इस में। ठीक, अगला पॉइंट इसे में देख लीजिए। इसके अंतर्गत यह भी कह दिया गया कि इसके अंतर्गत यह भी कह दिया गया कि अगर किसी भी तरह का गार से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसके लिए एक अलग से गार काउंसिल बनाया जाए विवादों के समाधान हेतु, गार के निर्णय पर विवादों के समाधान हेतु एक गार काउंसिल अलग से बनाया जाए। ये भी पॉइंट समझ में आया। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स जो था ना, पी नोट्स आप लोगों को बता चुका हूं मैं। पी नोट्स वो तरीके होते हैं जिसके माध्यम से भारत में जो एफआईआई रजिस्टर्ड नहीं है वो भी भारत में निवेश कर सकते हैं, पहले पढ़ा रखा है। पी नोट्स को इसके दायरे से बाहर रखा गया। ठीक ना।
ये थे कुछ प्रमुख प्रावधान गार से संबंधित, और गार को जो है वो क्या कर दिया गया, गार को भारत में ये जो विदेशों के साथ जो कर से संबंधित जो चर्चाएं होती हैं उसके लिए एक प्रमुख कानून के रूप में भारत में लागू करने की बात की। ये है आपका गार से संबंधित पूरा सेटअप, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं अब हम लोग अप्रत्यक्ष करों की तरफ बढ़ेंगे, 2-3 है पॉइंट्स, उसके बाद अप्रत्यक्ष करों की तरफ बढ़ेंगे और अप्रत्यक्ष करों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जीएसटी तक पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में ध्यान दे लीजिएगा, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, आभासी मुद्रा पर किस तरह का टैक्स लग रहा है, ठीक ना, विंडफॉल टैक्स क्या है, गार क्या है, कर उत्साह क्या है, डीटीए क्या है, तो हमने इन सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयत्न किया। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।